एहसान फरामोश किस्त नंबर 16। शुमाइला का पता पूछता है शम्स एक दिन लाहौर फरीदुद्दीन और ज़ारा के घर आखिरकार पहुंच गया। इसे नामालूम जाहिद की गुफ्तगू से अंदाजा हुआ था या किसी और जरिए से मालूम हुआ कि शुमाइला वापस फरीद और ज़ारा के घर चली गई है, लेकिन इसे आगे का हाल अहवाल मालूम नहीं था। यहाँ कैसे आया? फरीदुद्दीन अचानक शम्स को अपने दरवाजे पर देख कर ठटका। ज़ारा भी हैरान हुआ, हैरानी से ज्यादा। दोनों मियाँ बीवी को परेशानी लाहिक हो गई क्योंकि वो शुमाइला और जाहिद की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह करके आज इनके सामने खड़ा था। देखिए फरीद साहिब, आपने जितना मुझे गलत समझा सही समझा। शम्स तमहीद बांधते हुए बोला, लेकिन गलत आदमी भी कभी कभी सही बात कह सकता है। मैं एक सही काम करने के लिए आया हूँ और आपके साथ इत्मीनान से बात करना चाहता हूँ। शम्स ने ऐसे लहजे में कहा जिससे अंदाजा होता था कि वो बात करने का ख्वाहिशमंद है। शम्स की अनकही इल्तिजा पर फरीद ने ज़ारा की तरफ सवाल नजर से देखा। ज़ारा ने फरीद की जानिब मुतजस्सिस निगाह डाली, जैसे वो आंखों आंखों में ये मशवरा दे रहे हों कि आया इस आदमी को अंदर बुलाना चाहिए या नहीं। फिर जैसे दोनों ने आंखों ही आंखों में फैसला कर लिया कि इसे अंदर बुलाने में कोई हर्ज नहीं। अगर शुमाइला यहाँ मौजूद होती तो फिर फरीदुद्दीन इसे जूते मारकर बाहर ही से भगा देता, बल्कि गुंडों से पिटवा देता, और गुंडों से पिटवाने की धमकी वो इसे दे भी चुका था। लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी और शम्स का यह आना इनके लिए पुरस्कार और मायने खेज था, इसलिए वो इसकी आमद का मकसद भी जानना चाहते थे। अंदर आ जाइए, फरीदुद्दीन ने कहा, लेकिन इनके लहजे में रूखापन था। शुक्रिया। शम्स ने धीमे लहजे में शुक्रिया अदा किया और सर झुकाकर फरीदुद्दीन के साथ साथ ड्राइंग रूम की लॉबी में रखी कुर्सियों की तरफ जाकर बैठ गया। शम्स बिल्कुल नजर झुकाए एक शरीफ आदमी की तरह अंदर गया और कुर्सी पर वो इस तरह सर झुकाए बैठा जैसे कोई शर्मीला दूल्हा पहली मर्तबा अपने ससुराल में सलामी लेने के लिए आकर बैठा हो। मालूम नहीं इसका तसन्नु था या वो फरीदुद्दीन से खौफ महसूस कर रहा था। फरमाइए। जब वो कुर्सी पर बैठ गया तो फरीदुद्दीन ने चाय पानी का पूछे बगैर बहुत रूखेपन से पूछा। ज़ारा भी सूरत हाल जानने के लिए फरीद के पास ही बैठ गई। बात यह है जनाब कि जो हो गया मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं। सांप गुजर जाए तो लाठी पीटने का फ़ायदा नहीं। शम्स ने बात शुरू की। सांप मौजूद है अभी, फरीद ने शम्स की बात काट कर कहा और ज़ारा ने फरीद का हाथ आहिस्ता से दबा, जिसका मतलब था कि इसे बोलने का मौका दिया जाए। आपने ठीक इशारा किया है, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। इसने ज़ारा के इशारे को भांप लिया। उफ खुदाया, किस कदर तेज आदमी है, शैतान की नजरें हर तरफ घूमती हैं, ज़ारा ने सोचा, और फरीद ने भी इसकी शैतानी नजरों का नोटिस लिया। तुम अंदर जाओ ज़ारा, फरीद ने ज़ारा से इस तरह कहा जैसे हुक्म दे रहा हो। ज़ारा उठकर अंदर चली गई। बात यह है कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आदमी की नीयत खराब होती है, मैं तीसरी को नहीं मानता। ज़ारा के अंदर जाने के बाद शम्स ने बहुत तहम्मुल के साथ कहना शुरू किया, वो दो चीज़ें क्या हैं? एक दौलत और दूसरी औरत। और अगर आप नाराज ना हो तो मैं सच कहूं कि शुमाइला एक भरपूर औरत है और मेरी नीयत खराब। बंद कर बकवास हरामजादे। फरीद ने एक थप्पड़ मारा और खशम आलूद होकर इसे फिक्रा मुकम्मल नहीं करने दिया। मेरे सामने इस औरत के बारे में तुम बकवास कर रहे हो जिसको मैंने बहन बनाया है। मैं आपके इस रिश्ते पर कोई तबसरा नहीं चाहता। शम्स ने गाल सहलाते हुए कहा, आपने घर आए मेहमान पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तुम मेहमान नहीं बलाए जान हो। फरीद ने अपने गुस्से के जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, घर में आए सूअर को भी नहीं मारा जाता है। शम्स ने कहा, तुम सूअर से भी बदतर हो। फरीद ने फौरन जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। शम्स भी तुर्की ब तुर्की बोला, कोई भी गाली मेरे लिए अब गाली नहीं, इसलिए मैं इन बातों पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। सिर्फ वो बात कहना चाहता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ आया था। जल्दी से भौंको। फरीद ने इंतहाई तौहीन आमेज लहजे में बोला और शम्स किसी किस्म की तौहीन महसूस किए बगैर कहने लगा, मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया था वो मकसद अगर हल हो जाए तो शुमाइला और जाहिद की जिंदगी तबाही से बच सकती है। मेरी बदनीति में भी जाहिद और शुमाइला के लिए नफा पोशीदा है। जल्दी से अपनी बात खत्म करो। फरीदुद्दीन के लिए भी शम्स की बात में दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हुआ। मुझे मालूम हुआ कि शुमाइला यहाँ आई हुई है। शम्स का नखियों से अंदर की तरफ देखते हुए बोला। तो फरीद ने खड़े तेवर के साथ कहा, तो ये कि 10 मिनट में निकाह आ जाएगा। मेरे साथ इसके 2 बोल पढ़वा दीजिए, हलाले की शरात पूरी हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ जो तारीख आप बताएंगे इस तारीख को तलाक देकर इसे वापस जाहिद के पास भिजवा दूंगा। इसने इंतहाई शरीफाना लहजे में कहा और फिर वापस अपनी खसलत पर आते हुए बोला, जाहिद और शुमाइला की जिंदगी में वापस अपने डगर पर आ जाएगी और मेरी हसरत भी निकल जाएगी। आउट, गेट आउट ऑफ हियर। फरीदुद्दीन ने इस उंगली के इशारे से उठकर बाहर जाने को कहा और खुद शम्स से पहले उठ खड़ा हुआ और मजीद कहने लगा, शुमाइला को बीवी बनाने की हसरत तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी और तुम ये हसरत दिल में लेकर इस दुनिया से चले जाओगे क्योंकि शुमाइला की शादी हो चुकी है। हैं? शम्स चौंका फिर बोला, किसके साथ? इसकी उम्मीदों पर जैसे ओस पड़ गई। तुम्हें इससे गर्ज नहीं होना चाहिए कि किसके साथ, और ना इसका ख्याल दिल में लाओ, लेकिन इतना बता दूं कि जिसके साथ इसकी शादी हुई है ना, इसके बारे में अगर सोचा भी तो वो तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा देगा।
فرید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ اور شمس یک لمحہ چپ ہوا، پھر معنی خیز طریقے سے کہنے لگا، کیا وہ مغل بادشاہ ہے اور میں انارکلی ہوں؟ اس نے قدرے توقف کیا، پھر مزید بولا، اگر ایسا ہے تو خیال رکھنا کہیں شمائلہ کو انارکلی نہ بنا دے۔ گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں کہتا ہوں۔ فرید اس کی بات سے ذرا بھی گھبرا گیا اور غصے سے چراغ بھی ہو گیا۔ جاتا ہوں۔ شمس اٹھ کر باہر جانے لگا اور جاتے تو رکا، پھر بولا، مجھے پانی کا ایک گلاس ملے گا؟ وہ سامنے میونسپلٹی کا نلکا لگا ہوا ہے، جا کے پی لو۔ فرید بہت بہرامانہ انداز میں بولا اور شمس کسی قسم کی ذلت محسوس کے بغیر باہر چلا گیا۔ اوفو! اس کے جانے کے بعد فرید نے سر پکڑ لیا، یہ تو بہت بے غیرت آدمی ہے۔ زارا جو اندر سے اس کی باتیں سن رہی تھی اٹھ کر فرید کے قریب آئی۔ بے غیرت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، فرید نے جواب دیا، اور پھر دونوں میاں بیوی اس فکر میں کھو گئے کہ شمس کہیں کھوجتے ہوا شاہجی کے علاقے میں نہ پہنچ جائے۔ دم گھٹ رہا ہے، ذرا سانس تو لینے دے۔ شمائلہ نے پہاڑوں کے بیچ گھرے ناران کے ایک ہوٹل کے کمرے میں خود کو شاہجی کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے کہا، جہاں وہ 3 دن سے کسی سزا یافتہ قیدی کی طرح سزا کاٹ رہی تھی۔ کیا فائدہ شاہجی، ہم اتنی دور پہاڑوں پر آئے، پھر ایک کمرے میں قید ہیں، اور وہ بھی جھیل سیف الملوک کے پاس۔ شمائلہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ 4 دیواری سے باہر رہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شاہ صاحب کی قربت سے دور رہے، کیونکہ اب اس کے لیے ہر شے ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ضرور وہ شمائلہ کے مطالبے پر بہت ہی پیار سے اس کا ہم خیال ہو کر بولنے لگا، واقعی میں بہت بدذوقی کا ثبوت دے رہا ہوں کہ ناران کی ان پرفضا پہاڑیوں میں آ کر بھی 4 دیواری میں بند ہوں، لیکن یہ بھی تو سوچو۔ وہ شمائلہ پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر بولے کہ کیوں بند ہوں؟ اگر کمرے میں تم ہوگی تو کون بدذوق ہوگا جو کمرے سے باہر جانا چاہے گا؟ کیا باہر کا منظر تم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ رہنے دیجئے، مجھے بنائیے نہیں۔ چلے جھیل سیف الملوک کی طرف، شمائلہ نے مصنوعی ادا سے کہا اور بالوں کو جھٹکا دیا۔ اگر جھیل سیف الملوک میری ہوتی تو میں تمہاری ایک ادا پر تمہاری نظر کر دیتا۔ شاہ جی ایک دم رومانٹک ہو کر بولے۔ وہ کون شاعر تھا جو اپنے محبوب کے تل کے بدلے سمرقند اور بخارا اس کی نظر کر رہا تھا؟ وہ اس لیے نظر کر رہا تھا کہ سمرقند اور بخارا اس کا اپنا نہیں تھا، شمائلہ نے تن سے بھرپور لہجے میں کہا، اور جواب میں شاہ جی ترنت بولے، جیسے جھیل سیف الملوک میری نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ خود ہی کھلکھلا کر ہنسے اور شمائلہ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بھی جھوٹ موٹ ہنسنے لگی۔ وہ جی آپ کا ٹیلی فون آیا ہے۔ مان ہوٹل کا چوکیدار بغیر دستک کے اندر آ گیا اور آتے ہی بولا کہ وہ ٹیلی فون کمرے میں نہیں بلکہ باہر استقبالیہ کے کاؤنٹر پر تھا۔ شاہ جی اور شمائلہ دونوں ٹیلی فون کے نام پر چونکے۔ اس قدر دور کس کا ٹیلی فون آ سکتا ہے؟ میرا ٹیلی فون؟ شاہ جی نے حیرت و استعجاب کے ساتھ چوکیدار سے پوچھا۔ نہیں جی، آپ کی بیٹی کا۔ چوکیدار نے شمائلہ کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فون کرنے والے نے بی بی کا نام لیا ہے۔ شاہ جی کا خون کھول گیا۔ ادھر آ۔ جب چوکیدار جانے لگا تو شاہ جی نے انتہائی ندامت اور برہمی سے پکارا۔ چوکیدار پلٹا تو شاہ جی توہین آمیز لہجے میں کہنے لگے، کل وہ تیرے ساتھ ہوٹل کے باہر کون عورت تھی؟ وہ میری بیوی تھی صاحب، چوکیدار نے کہا۔ ہم دونوں میاں بیوی ادھر ہی کام کرتے ہیں۔ اچھا، کمال ہے، میں سمجھا تمہاری پوتی ہے، شاہ جی نے بدلہ اتارتے ہوئے کہا۔ صاحب، چوکیدار تڑپا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، شاہ جی نے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا۔ شمائلہ شاہ جی کی بے بسی پر اندر ہی اندر لطف اندوز ہوئی، پھر کہنے لگی، فون سنا ہوں۔ کس کا فون ہے؟ شاہ جی نے استفسار کیا۔ اس کمبخت نے فضول بکواس کر کے موڈ آف کر دیا۔ وہ بڑبڑانے لگے، اس کا فون ہو سکتا ہے جو یہاں پہاڑوں پر آ گیا۔ وہ تذبذب میں پڑ گئے اور کچھ مشتبہ نظروں سے شمائلہ کو دیکھنے لگے۔ مجھے کیا معلوم، شمائلہ انتہائی معصومیت سے بولی، میں نے تو کسی کو یہاں آنے کا نہیں بتایا، نہ کسی کو ہوٹل کا نمبر دیا، میرے پاس تو کوئی ٹیلی فون نمبر ہے ہی نہیں۔ سر، وہ ہولڈ کیا ہوا ہے فون، چوکیدار پھر اندر آ کے بولا اور شاہ جی سے دیکھتے غصے میں آ گئے۔ اس سے پیشتر کے یہ بندہ تیسری دفعہ بلانے آئے، تم سناؤ فون ورنہ میں اس کی اچھی خبر لوں گا۔ شاہ جی سے گھوٹنے لگے کیونکہ اس نے تھوڑے دیر پہلے ہی شمائلہ کو شاہ جی کی بیٹی کہا تھا، اور یہ سن کر شاہ جی کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہو گیا تھا۔ اوے ادھر آ۔ چوکیدار جانے لگا تو شاہ جی سے پکارا، کلائی پکڑے گا میری؟ شاہ جی نے کلائی آگے میز پر کرتے ہوئے کہا، نہیں سر، میری کیا مجال۔ چوکیدار ذرا سہما سا بولا، نہیں کوشش کر کے دیکھ لے ذرا۔ شاہ جی اسے چیلنج کرتے ہوئے بولے اور پھر یکدم غصے میں کہنے لگے، اوے میں تجھے ٹانگوں سے پکڑ کر گھماؤں گا تو جھیل سیف الملوک کے دوسرے سرے پر پہنچا دوں گا، سمجھے؟ انہوں نے کسی پہلوان کی طرح ہتھیلیاں جھاڑی۔ کیا ہو گیا آپ کو، چھوڑے بھی؟ شمائلہ نے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے کہا، اور شاہ جی اپنی جیب چھپاتے ہوئے بولے، تم جاؤ فون دیکھو کس کا ہے۔ وہ شمائلہ سے بولے، پھر چوکیدار سے کہنے لگے، کھڑا منہ کیا دیکھ رہا ہے، دفع ہو جا۔ اور چوکیدار کندھے دبا کر چپ چاپ باہر نکل گیا، اور شاہ جی اپنی باڈی شیشے میں دیکھنے لگے اور شمائلہ کے بارے میں سوچنے لگے۔ شمائلہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر فون سننے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ہیلو، شمائلہ نے پرتجسس انداز میں فون سنا۔ کون؟ ہیلو شمائلہ، میں ہوں زارا۔ دوسری طرف زارا، اور زارا کی آواز میں کسی قدر تھکن اور پریشانی بھی تھی۔ شمائلہ بھی زارا کی آواز سن کر پریشان ہو گئی کہ زارا نے جانے کیسے ہوٹل کا پتہ اور نمبر دریافت کر لیا
क्योंकि शुमैला और शाहजी तो कोई हफ्ते भरे निकले हुए थे और मरीन नथिया गली अयूबी एबटाबाद से होते हुए नारायण पहुंचे थे। लिहाजा शुमैला हैरतज़दा रह गई। ज़ारा जी आप कहाँ हैं, कैसे फ़ोन किया, यहाँ का पता कैसे मालूम हो, लेकिन पहले ये बताओ खैरियत तो है ना? शुमैला ने सख्त परेशानी के आलम में पूछा, क्योंकि जाहिद बीमार था और शुमैला का सारा ध्यान जाहिद की तरफ लगा हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल खैरियत, तुम परेशान ना हो, ज़ारा ने शुमैला को तसल्ली देते हुए कहा। ओ थैंक गॉड। शुमैला ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, फिर पूछा, अब बताओ क्या किस्सा है और यहाँ तुमने कैसे फ़ोन किया? यहाँ फ़ोन करने से पहले मैंने मरी के खास होटलों में फ़ोन किया और तुम लोगों का नाम बताया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। फिर नथिया गली पटरियाटा में पूछा तो पटरियाटा वाले ने बताया कि इस नाम के 2 गेस्ट थे जो चेकआउट कर गए हैं। फिर मुझे अचानक टूरिज्म वालों का ख्याल आया जिनके साथ शाहजी ने पैकेज डील की थी। उन्होंने ट्रेस करके मुझे बताया कि तुम लोग नारायण में हो, यहाँ ठहरे हुए हो। ज़ारा ने तफसील बताई, फिर कहने लगी, तुम्हारे फरीद भाई कल से तुम्हें तलाश करने में लगे हुए थे। अल्लाह फरीद भाई को मेरी ज़िंदगी भी दे दे, लेकिन मसला क्या है ज़ारा जी? शुमैला ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। शुमैला मसला तो कुछ भी नहीं और मसला हो भी सकता है। ज़ारा ने बात को कदरे घुमाकर कहा, परेशान होने वाली बात नहीं, लेकिन वैसे ही तुम्हें नोटिस में लाना चाहती हूँ कि ज़रा चौकस रहो। ज़ारा ने तमहीद बांधते हुए कहा, और शुमैला चौकस तो थी, मजीद परेशान भी हो गई। बात क्या है? इसने पूछा। बात यह कि शम्स से आया था। ज़ारा ने जैसे धमाका किया। क्या? वो चौंकी। कहाँ आया था? लाहौर, हमारे घर। ज़ारा बताया। फिर कहने लगी, वो तुमसे शादी के ख्वाब देख रहा था। क्या इसकी ये मजाल? ज़ारा जी आपने इसकी बकवास सुन ली, उसको घर आने दिया? शुमैला ने शिकायत में कहा। बकवास क्या सुन ली, फरीद ने इसके साथ वो किया कि इसकी साथ पुश्ते याद रखेंगी। ज़ारा ने कहा। वो फिर खबरदार करते हुए बोली, लेकिन इस कमीने आदमी के इरादे ठीक नहीं है। वो कुत्ते की तरह मुंह सूंघता हुआ इधर उधर घूम रहा है। मुझे अंदेशा है कि वो तुम्हें तलाश करता हुआ पहाड़ों पर ना पहुंच जाए। जरा चौकस रहना। ज़ारा ने खबरदार किया और शुमैला परेशान हो गई। क्या बात है चंदा? शुमैला ने जब फोन बंद किया तो शाहजी इसके पास आए। उससे परेशान देखकर पूछने लगी, किसका फोन था? शाहजी, ज़ारा का फोन था। शम्स इनके घर आया था और धमकी देकर गया है। शुमैला ने फिक्रमंद होकर जवाब दिया और शाहजी बात को सुनकर बहुत गैर अहम समझकर खिलखिलाकर हंस पड़े। शुमैला ने शाहजी को अपनी तमाम कहानी सुना रखी थी। इस कहानी के अंदर शम्स का जितना किरदार था वो भी बता दिया था और इस तरह शाहजी शम्स से गायबाना तौर पर वाकिफ थे। बस इतनी सी बात पर परेशान हो? शाहजी ने बात को अहमियत न देते हुए कहा। कभी तुमने जिंदा गाड़ देना सुना है? जी हाँ सुना है, शुमैला बोली। फिर शाहजी ने फौरन दूसरा सवाल किया, कभी किसी को जिंदा गड़ते हुए देखा है? जी नहीं, शुमैला ने फौरन जवाब दिया। और शाहजी भी बगैर तामुल के बोले, मैंने जिंदा गाड़े हैं लोग। वो जल्दी में कह गए। जी? शुमैला चौंके और शाहजी मोर सदाकत शब्द करते हुए धीरे से बोले, जी। और फिर कहने लगे, अगर मेरे सामने आ गया वो बंदा तो मैं इसे मारूंगा नहीं, जिंदा गाड़ दूंगा। और फिर बात का रुख बदलते हुए कहने लगे, और आप ये जिक्र करके मेरा मूड खराब ना करना। चलो झील सैफुल मुल्क का नज़ारा करने चलें। और फिर दोनों झील की तरफ चले गए। झील के किनारे शाहजी एक ऐसी जगह जा बैठे जहां वो आसानी से अपने पांव साफ सुथरे पानी में डुबो सकते थे। उन्होंने अपने जूते उतार कर पीछे रखे, पांव पानी में डुबोए और फिर हाथ शुमैला के पांव की तरफ बढ़ाए जैसे छूना चाहते हो। शुमैला जिसने पहले ही अपने पांव समेट रखे थे मजीद सिमट गई। साईं मुझे गुनाहगार न करो। इसने अपने पांव और पीछे हटा लिए। निकालो ये सैंडल। शाहजी ने इसका पांव पकड़ ली और पांव को अपनी गोद में रखते हुए कहने लगे, हम मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के रिश्ते में गुनाह और स्वाब का तस्वुर नहीं होता। छूने दो मुझे इन फूल की पंखड़ियों जैसे पाँव को, और फिर हमें यहाँ कौन देखता है? ये कहकर इसने शुमैला के दोनों पाँव से सैंडल उतार दिए और इसके पाँव पानी में डाल दिए। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। शुमैला लजाई। ये इसके नज़दीक शाह का नया चेहरा था। शर्मिंदा तो ये सारी फिजा हो रही है तुम्हारे हुस्न के आगे। शाहजी ने बेसाख्ता कहा, ये महकती हुई फिजाएं, ये हवाएं, ये झरनों का पानी, झील की रवानी, आबशार की गुनगुनाती जलतरंग, हर चीज़ इस वक्त तुम्हारे हुस्न के सामने शर्मिंदा है। वो बहुत जज्बाती हो रहे थे और अपने पाँव को साइकिल चलाने के अंदाज में चलाते हुए पानी की कतरे शुमैला की तरफ उड़ाने लगे और बोले, जरा पानी में डूबे हुए पैरों को देखो, जैसे सुनहरी मछलियां डुबकियां लगा रही हों। शुमैला को इसके इन रोमानवी लफ्ज़ों से घिन आने लगी थी, लेकिन बर्दाश्त करती रही। आप कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे मेरे साईं, शुमैला ने अपनी नफरत छुपाते हुए कहा। क्या करूं, जगह ही ऐसी है, मौका ऐसा है, अभी तुम चीज भी ऐसी हो कि ये संग्रेजे भी इस वक्त रोमांटिक हो रहे होंगे। इसी झील ने तो सैफुल मुलूक और बदी जमाल की रोमानवी दास्तान को जन्म दिया था। वो रुके तो शुमैला कुछ पूछने लगी तो वो शुमैला के बोलने से पहले एक रोमानवी रो में बोले, मैं नहीं समझता कि बदी जमाल तुमसे ज्यादा हसीन होगी। ये क्या कहते आप? मैं तो कुछ भी नहीं समझ रही हूँ। शुमैला वाकई कुछ नहीं समझ रही थी। वो शाहजी की बातों से चकरा सी गई थी। कुछ मत समझो, बस इतना समझो कि तुम शहजादी बदीउल जमाल से कम नहीं हो। वो बहुत जज्बाती होकर बोले, फिर बोलते चले गए। और फिर ये भी नहीं मालूम कि ये दास्तान सच्ची है फर्जी, जबकि तुम फर्जी नहीं जिंदा हकीकत हो।
और ये जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी रोमानवी दास्तानें हैं ना, इनमें बेशतर फर्जी हैं, बल्कि सब फर्जी हैं, और इनके साथ मंसूब नदी नाले और शहर भी फर्जी हैं। और इन दास्तानों की शोहरत की असल वजह यह है कि इनके चाहने वालों की शादी नहीं हुई थी और ये लोग वजूदी कुर्बतों से महरूम रह गए थे। जबकि तुम और मैं शादी में फासला कम करने की कोशिश की तो शुमाइला ने हाथ बढ़ाकर फासला बरकरार रखा और कहने लगी, आप बात करें, आप बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैं दूर हो जाता हूँ, उन्होंने फासला बरकरार रखते हुए कहा और फिर कहने लगे, लेकिन ये हकीकत है कि तुम शहजादी बदी जमाल, हीर सोहनी, साहिबा लैला और जूलियट सबसे खूबसूरत हो। बस बस शाहजी। अब की शुमाइला ने शाहजी के होंठों पर अपने नर्म नाजुक मखरूत उंगलियां रखी और बोली, इतनी तारीफ ना करे, मैं खुशी से मर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, ओ शुमालू मरने का नाम ना लो। वो जज्बाती हो गए। आओ आज सारे गम भूल कर खुशी की इस झील में डूब जाए। वो सच में शुमाइला को लेकर झील में उतर गए और फिर ठंडे पानी की वजह से जल्दी बाहर आए और एक सूखे पत्थर पर बैठकर फरहत बख्श धूप और मुअत्तर हवा से अपने नमालूद कपड़े सुखाने लगे। शाहजी, आपके हाथ तो खूबसूरत है ही, लेकिन इन याकूती अंगूठियों ने इनको पुरवकार बना दिया है। शुमाइला ने शाहजी के अंगूठियों पर हाथ अपने हाथ में लेकर बहुत जज्बाती अंदाज में अपने तसन्नुर को छुपाते हुए कहा, वो इनका दिल जीतना चाहती थी। सच कहती हो? शाहजी ने पूछा। क्या मैंने आपसे कभी झूठ बोला है? शुमाइला ने जवाब दिया। तो फिर मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ और ये मेरे हाथ खूबसूरत नहीं बल्कि तुम्हारे मरमरी हाथों के बीच आकर खूबसूरत हो गए हैं मेरे सोने शाहजी। कुछ लम्हे तवक्कुफ के बाद शुमाइला ने गुनगुनाती आवाज में आहिस्ता से पुकारा और शाहजी को यूं लगा जैसे इस तार का एक तार इनके कान में गूंज गया हो। अंगूर के रस की सी मीठी गूंज। जी। वो मीठे मीठे लहजे में बोले, कोई फरमाइश करूं? शुमाइला उनके हाथ की उंगलियों से खेलने लगी। हुक्म मेरी शहजादी। वो बीच से गए। अर्ज है। वो नहायत मासूम तो प्यार से बोली, तुम कहो तो सही, तारे नहीं तोड़ के ला सकता, और जो हुक्म करो। याद है आपने कहा था कि जब कहोगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शुमाइला ने अपने लहजे में बहुत मिठास और प्यार पैदा किया, लेकिन फिर भी डर डर कर बोली, कहीं शादी इस बात पर मूड ऑफ ना कर लें। आपने वादा किया था कि। याद है मेरी शहजादी, शाहजी ने प्यार भरे लहजे में कहा। तो फिर अब मुझे छोड़ दो ना शाहजी। शुमाइला जुर्रत करके बोल ही गई, मुझे तलाक। क्या मुझसे बेजार हो गई हो? शाहजी ने बुरा मनाया बगैर इस्तफसार किया। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो फौरन बात की नफी करते बोले, फिर वजाहत करते हुए कहने लगी, दरअसल आपको पता ही है ना कि मैं जाहिद के पास वापस जाने के लिए आपसे शादी की थी। अब जरा हिम्मत करके वो खुलकर बोली, आपने कहा था कि जब कहोगी तो मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा मेरी जान, छोड़ दूंगा। वो छोड़ने के बजाय पकड़ते हुए बोले और गला खंगार कर शुमाइला के कंधे पर सर रखा। फिर पुख्ता सुरों के साथ मरूफ फिल्मी गीत गाने लगे। अभी न जाओ छोड़ के कि दिल अभी भरा नहीं। और फिर लगा जैसे शाहजी गाते गाते खुद एक नशे की सी कैफियत में खो गए हों। इन्हें मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गाना सारा याद था और किसी भी जगह सरतान की कोई गलती किए बगैर डूबी आवाज में शुमाइला के कंधे का सहारा लेकर गाते रहे। शुमाइला को शाहजी की आवाज का लोच, आवाज की गंभीरता बहुत अच्छी लगी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे ये गाना शाहजी नहीं गा रहे बल्कि शुमाइला जाहिद के सिरहाने बैठी है। जाहिद की तबीयत बहुत खराब हो गई हो और जैसे वो कूच की तैयारी में हो और शुमाइला इनके कंधे पर सर रखकर रो भी रही हो और गा भी रही हो कि अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। वो गाना सुनते सुनते खुद गाने लगी और जैसे इसकी आंख लग गई वो जाहिद के सिरहाने बैठी अपनी नाजुक नाजुक मफरूती उंगलियों के साथ बालों में कंघी करती रही। तुम्हारे बाल कितने उलझ गए हैं, मैं किसी यूं ही बेड पर लेटे लेटे शैम्पू करूंगी। पता है ना, वो माजी थी ना लाहौर वाली, इनके बाल भी इस तरह उलझे रहते थे। जब मैं गई थी ना इनके यहाँ, फिर इनके बाल किसी शैम्पू की शीशी का इश्तिहार बन गए थे। नर्म नाजुक मुलायम चमकदार। तुम्हारे बाल भी मैं ठीक कर दूंगी, बहुत उलझ गए हैं। जाहिद जहरखन तरीके से इसके ख्वाब में ही हंसकर कहने लगा, जब जिंदगी उलझ गई है तो बालों को उलझाओ की किसको फिक्र? मुझे फिक्र है ना, शुमाइला ख्वाबी में बोली। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएंगे। इसने दोहराया, नर्म नाजुक मुलायम चमकदार। तुम जिसकी जिंदगी में होगी इसकी जिंदगी बिलाशुबा नर्म नाजुक मुलायम रोशन चमकदार और काबिल रश्क होगी शुमाइला। जाहिद जवाब देते हुए आबदीदा हो गया और शुमाइला भी आबदीदा हो गई, जैसे इसका सुहाना ख्वाब मायूसी की ओस में डूब गया हो। कोई इसे पुकार के ख्वाब से बेदार कर रहा हो। शमालो शमालो शमालो। दूर से आती आवाज अब इसके कानों के नजदीक आई तो लगा जैसे इसके कान में कोई मच्छर भी मना रहा हो। शाहजी के होंठ इसके कान की लोगों छू रहे थे। हड़बड़ाकर इसने आंख खोली। उसकी हैरत की इंतहा न रही कि झील के किनारे का मोहल्ले वकू बदला हुआ था। जब शाहजी इसके कंधे पर सर रख के बहुत मीठे सुरों में अभी न जाओ छोड़कर गा रहे थे तो वो कोई और मुकाम था और अब झील के किनारे से जरा हटकर एक मुख्तलिफ जगह लेटी हुई थी। शाहजी की कंधे की चादर इसके नीचे बिछी हुई थी और शाहजी की वास्कट तकी की शक्ल में इसके सर के नीचे थी। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? वो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी। तुम बताओ कहाँ हो और कहाँ थी पहले? शाहजी ने बहुत प्यार से देखते हुए इसके उलझे हुए बालों के लट को दुरुस्त करते हुए कहा, मुझे याद पड़ता है कि मैं झील के किनारे थी
आपका सर मेरे कंधे पर था, आप गा रहे थे और मेरे कान आपके मधुर सुरों के साथ साथ झरने की तरंग भी गूंज रही थी। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। शुमैला बहुत मासूमियत और बेखबरी के आलम में थी। इसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ, शाहजी बहुत प्यार भरे लहजे में बोले। इसके बाद हुआ ये कि सर तो मैंने तुम्हारे कंधे पर रखा था, गाते गाते सो जाऊंगा, लेकिन सो तुम गई। मैंने तुम्हारा सर नीचे जमीन पर आहिस्तगी से रखा तो देखा नीचे पत्थर थे। जब तुम्हें पत्थर पर सोया देखा तो मुझे लगा जैसे वो पत्थर मुझे चुभ रहे हैं। शाहजी बोलते बोलते बहुत जज्बाती हो गए थे और शुमैला हैरत से देखे जा रही थी। शाहजी बोलते रहे और फिर मैंने आहिस्तगी से तुम्हें उठाया और यहाँ हरियाली के बीच छांव में सुला दिया। अरे वो चौंकी, क्या मैं इतनी बेखबर सो रही थी? शुमैला ने हैरत से पूछा। जितना तुम सो सकती हो इससे भी ज्यादा बेखबर। और मैं तुम्हारे पास बैठा तुम्हें देखता और देखता ही रह गया। मुझे यूं लगा जैसे कुछ जलपरी पानी से निकलकर खुश्की पर आके सो रही है। वो दरअसल शुमैला कुछ शर्माई, कुछ परेशान हुई और जवाब पेश करते हुए कहने लगी, दरअसल मैं रात जागी जो हूँ। हाँ हाँ ये बात तो है। शाहजी बोले, आज रात तुम सो जाना। उन्होंने कदर तवक्कुफ किया, फिर कहने लगे, मैंने आज तुम्हारे दिन की नींद से फायदा उठाया है। जी? वो चौंकी। हाँ। शाहजी मैनेशिस अंदाज में हंसे, वो पास पड़े एक पत्थर की तरफ इशारा करते बोले, वो देखो। शुमैला ने नजरें घुमाकर पत्थर की तरफ देखा तो पत्थर पर शीन शीन के 2 हरूफ कंधा थे। शीन शीन ये क्या? शुमैला मजीद चौंकी। जब तुम सो रही थी तो मैं एक नुकीले पत्थर से शीन शीन के 2 हरफ कंधा कर रहा था। वो शुमैला की आंखों में आंखें डालकर मैनेशिस अंदाज में बोले, लेकिन? शुमैला कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं। उन्होंने शुमैला की बात काटी और हाथ थामकर कहने लगे, ये 2 हरूफ शीन शीन हमारी मोहब्बत की यादगार हैं, यानी शुमैला शाह। शुमैला शाहजी की इस बात पर दमबखुद होकर हैरतज़दा अंदाज में देखने लगी। हैरान क्यों हो रही हो? शीन से शुमैला और शीन से शाह। जब हम नहीं होंगे तो शायद हमारी मोहब्बत की दास्तान भी इसी झील के हवाले से मंसूब हो जाएगी। आपकी अक्ल घास खा गई है शादी। शुमैला अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकी और सोचने लगी, ये शख्स अजियत पसंद ही नहीं पागल भी है। हर इश्क करने वाले की अक्ल घास खा जाती है शुमैलो। वो शुमैला की बात का बुरा बनाए बगैर बहुत जज्बाती अंदाज में बोले और शुमैला ने समझाते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोहब्बत की दास्तान लिखने से पहले आप ये भूल गए हैं कि मैंने दोबारा जाहिद से शादी करनी है। सहबारा करो, मुझे इससे क्या? हीर की शादी खेलों से नहीं हुई थी क्या? लेकिन आज हीर हीर है और रांझा रांझा। वो बेसाख्ता बोले, उफ मेरे खुदाया, ये बुढ़ा तो सठिया गया है। शुमैला अंदर ही अंदर लर्ज गई और अपने होशो हवास काबू करके बहुत संजीदा और जवाब तलब लहजे में बोली, शाहजहां मुझे साफ साफ बता दें कि आप मुझे कब छोड़ रहे हैं? अभी नहीं। शाहजी भी संजीदा होकर कहने लगे, और जब तक मैं इजाजत ना दूं आइंदा इस मौजू पर बात ना करना। ऐसा लगता तो वो जलाल में आ रहे हैं। शुमैला सिमट सी गई। और उठो चलो, ठंडी हवा चलना शुरू हो गई हैं, कहीं इतनी सर्दी न लग जाए। उन्होंने शुमैला का हाथ थामा और शुमैला चुपचाप इनके पीछे पीछे होटल की तरफ चल पड़ी। कमरे के जहन्नुम में